बहू इस फर्श को बराबर करवा दो, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो बहू तो इंतज़ार कर रही थी कब उस फर्श को बराबर करवाया जाए, कब उस फर्श को पक्का करवाया जाए। अब यहाँ बहू को बहाना मिल जाता है और उस फर्श को बहू पक्का करवा देती है और मिस्त्री से कहती है फर्श को ऐसे डिज़ाइन करो कि उसका पानी सीट की तरफ नहीं जाना चाहिए। और जैसे वो कहती है उसके मन मुताबिक मिस्त्री आकर प्लास्टर कर देता है। लेकिन जो मिस्त्री प्लास्टर करता है उस मिस्त्री को ये नहीं पता होता जहाँ पर वह प्लास्टर कर रहा है वहाँ पर एक जिंदा लाश दफनाई गई है। नमस्कार, जय सीताराम दोस्तों, हमें आपके होस्ट अरविंद सिंह पटेल और आज जुर्म की सच्ची कहानी सुनाएंगे आगरा की, जहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति को जिंदा दफना दिया फर्श के नीचे। किसी को पता नहीं होता कि उस घर के अंदर एक लाश दफनाई गई है, लेकिन जब पता चलता है, जब वो लाश बाहर निकल के आती है तो आसपास पड़ोस में जहाँ तक आवाज़ जाती है, खबर फैलती है, लोग सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि आज का समय कैसे चल रहा है, इन औरतों को हो क्या गया है। सभी अपने पति को कोई नीले ड्रम में पैक कर रही है, कोई दफना रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही, कोई पहाड़ से फेंक रही है। आखिर इन औरतों को हो क्या गया है? और क्या कोई औरत ऐसा कर सकती है अपने पति के साथ में कि उसको जिसका मंगलसूत्र गले में पहनती है उसको दफना दे? 25 मई 2026 की बात होती है। रूबी नाम की एक महिला होती है, आगरा में एक थाना होता है सिकंदरा, वहाँ पहुँचती है अपने जेठ अनिल के साथ और रोते रोते कहती साहब मेरे पति को ढूंढ दीजिए, मेरे पति का कुछ पता नहीं चल रहा है। शुरुआत में पुलिस क्या करती है, जैसे सबकी बातें सुनती है तो इसको भी उसी तरह सीरियस लेती है जैसे अन्य केसों में पुलिस सीरियस होकर कार्रवाई करती है। लेकिन जितना कार्रवाई करनी चाहिए शायद उतना हो नहीं पाई थी। पुलिस जांच पड़ताल करती है लेकिन उसके पति का पता नहीं चलता है। पुलिस वाले से रूबी कहती है परिवार रिश्तेदार हर जगह हमने पति का पता करने की कोशिश की लेकिन उनका पता हो नहीं पा रहा। वो महिला पुलिस वालों को फोटो दिखाती है और कहती है साहब अगर पता चल जाए तो बता दीजिएगा। सुरेंद्र नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 44 से 45 साल थी, गेहुआ कलर का बदन था, उसको 9 मई से ढूंढा जा रहा था सुबह 10 बजे से लगातार, लेकिन उस सुरेश नाम के व्यक्ति का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस वालों को रूबी बताती है करीब 5,000 रुपये लेकर वे घर से निकले हैं, उनको दारू पीने का शौक़ है लेकिन अभी तक उनका आता पता नहीं चला। साहब आपसे रिक्वेस्ट है ढूंढ दीजिए। सुरेंद्र शर्मा का जो बड़ा भाई होता है अनिल शर्मा, वो अपनी माँ को लेकर लगभग 44 दिन के बाद भरतपुर राजस्थान चला जाता है रोजी रोटी के लिए और फिर वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच जाता है, वहाँ पता करने की कोशिश करता साहब क्या बात है कि क्या समस्या है कि पासबुक में पैसा नहीं आ रहा। तो बैंक मैनेजर वहाँ पासबुक में एंट्री करते हैं तो कहते हैं कि अरे आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, खाते में माँ का पेंशन आ रहा है, माँ का पैसा आ रहा है, उसे निकाल के खर्चा भी किया जा रहा है, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। पहले क्या होता था कि जो पेंशन आती थी छोटा भाई कुछ रख लेता था, कुछ बड़ा भाई रख लेता था परिवार चलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर भाई का कुछ पता नहीं चल पा रहा तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, वो टेंशन में आ जाता है। 2 जुलाई शाम 6 बजे के आसपास वो आगरा लौट के आता है और रूबी से पूछता है रूबी ये बताओ कि मेरा भाई कहाँ है और पेंशन का पैसा कौन निकाल रहा है। तो रूबी उस समय कोई जवाब नहीं देती। चूँकि अनिल अपने भाई की वाइफ का बड़ा अदब करता था तो घर के अंदर नहीं घुसता था, जेठ था तो बाहर से ही पूछता है, लेकिन रूबी कोई सही जवाब नहीं देती, बिल्कुल शांत रहती है। अनिल शांत रहता है, वो 2 ही शब्द पूछता है लेकिन जवाब नहीं मिलता। जब उसको जवाब नहीं मिलता अपने भाई की पत्नी से कि पेंशन का पैसा कहाँ जाता है, मेरा भाई कहाँ है, तो वह वापस अपने घर चला जाता है। जैसे अनिल अपने घर लौटता है तो उसके दिमाग में सब बातें गूंजती रहती हैं और रूबी के दिमाग में भी कहानी फ्लैशबैक हो जाती है, यानी पुरानी कहानी रूबी के दिमाग में गूंजने लगती है। और कहानी शुरू हो जाती है राजस्थान के भरतपुर से। भरतपुर में एक व्यक्ति है राधे श्याम की पत्नी होती कमला शर्मा और राधे श्याम भरतपुर में ही रंजीत नगर में एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर का काम करता है। साल 2002 आता है जब राधे श्याम शर्मा रिटायर्ड हो जाते हैं। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होती है लेकिन उसके बाद वो सोचते हैं कि अब राजस्थान छोड़कर अपने उत्तर प्रदेश अपने गांव में जाकर बसेंगे, आगरा में जाकर बसेंगे, वहीं पर कुछ काम धंधा करेंगे। आगरा में एक थाना है सिकंदरा में ही ये लोग जाकर बस जाते हैं और बाल बच्चों के साथ अपना जीवन
हंसी खुशी गुजर बसर करने लगते हैं। सन 2012 की बात आती है। राधेश्याम बीमार हो जाते हैं और कुछ समय के पश्चात उपचार के बाद राधेश्याम का स्वर्गवास हो जाता है। राधेश्याम जी के स्वर्गवास होने के बाद उनकी पत्नी घर में बसती हैं और उनके 2 बच्चे बसते हैं और बहू बसते हैं। जब राधेश्याम ख़त्म हो जाते हैं तो उनकी पेंशन मिलती है उनकी पत्नी कमला को और उसी पेंशन से घर चलता है। दोनों भाइयों में इतना प्रेम था। एक भाई राजस्थान के भरतपुर में काम करता है, वो पेंशन का बहुत ही कम हिस्सा रखता है। वो छोटे भाई को ज़्यादा देता है क्योंकि छोटे भाई के पास माँ रहती है, पत्नी रहती है और उनकी 3 बेटियां हैं। तो बड़े प्रेम से ये लोग सामंजस्य बना के चलते हैं और उसी से इनका घर चल रहा होता है किस तरीके से। सुरेंद्र जो होता है अलग अलग काम करता है। कभी डिलीवरी बॉय का काम करता है, कभी शादी ब्याह में कुक का काम करता है, कभी ड्राइवर का काम करता है। इसी तरह कोई न कोई काम करके अपना जीवन यापन करता है। सुरेंद्र जो आगरा में रहता है रूबी के साथ में। रूबी क्या करती है, वो महिलाओं के कपड़े सिलना शुरू कर देती है। धंधा अच्छा चल जाता है, उससे अपना खर्चा निकालती है। सुरेंद्र शराबी हो जाता है। पहले डिलीवरी बॉय का काम छोड़ता है, फिर प्राइवेट कंपनी में काम करता है, फिर वहाँ काम छोड़ के घर में ही रहना शुरू कर देता है। जिस दिन सुरेश को दवा नहीं मिलती थी, उसी नींद की जिस दिन सुरेश को शराब नहीं मिलती थी उस दिन वह नींद की दवा खाकर सोया करता था क्योंकि उसको उलझन हो जाती थी। अक्सर वह अपनी पत्नी से मारपीट किया करता था। घर में बच्चियाँ थी, उनके सामने गाली गलौज करता था, परेशान करता था सबको। रूबी जो घर में सिलाई करती थी, घर का बजट गड़बड़ हो जाता है, घर चलाना मुश्किल हो जाता है रूबी के लिए। रूबी इस चीज़ का विरोध करती है लेकिन रूबी से भी मारपीट करता है सुरेंद्र और कुछ नहीं सुनता। एक दिन रूबी तनाव में आ जाती है मानसिक तौर पर, तो घर में सुरेंद्र की जो दवा रखी थी नींद की, तो रूबी उसको उठाती है 20 दवाइयाँ और खीर में मिला के सुरेंद्र को दे देती है और सुरेंद्र आराम से सो जाता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता जैसे आम तौर पर लोग सोते हैं। सुरेंद्र को सुबह रूबी उठाती है लेकिन सुरेंद्र नहीं उठता, शायद सुरेंद्र ख़त्म हो चुका था। रूबी को निश्चित हो जाता है कि हाँ सुरेंद्र अब ख़त्म हो गया है। अब रूबी क्या करती है, अपने जेठ को फ़ोन करती है अनिल को, और जेठ इतना अच्छा होता है कि दूर से ही बात करता, कभी रूबी कमरे में नहीं घुसता क्योंकि वो जेठ है। रूबी कहती है काम करो, बच्चों को और माँ के लेके यहाँ चले जाओ, पुलिस आई थी कुछ सत्यापन कर रही थी, आप एक काम करो बच्चों को माँ को लेके यहाँ से चले जाओ। तो जो अनिल होता है सुरेंद्र का बड़ा भाई, 2.5 किलोमीटर दूर एक जगह होती है वायु विहार, वहाँ पर माँ को बच्चों को। उसके बाद समझ में आ गई थी रूबी की बात, रूबी क्या कहना चाहती है। घर में अंदर सिर्फ रूबी बची थी और उसका पति जो कि मर चुका था, अब बाथरूम में गाड़ दिया गया, और उसकी माँ जिसको दिखाई नहीं देता। तो रूबी 400 रुपये खर्चा करके एक मिस्त्री बुलाती है और बाथरूम का प्लास्टर प्लेन बराबर कर आसपास के व्यक्ति को 400 रुपये दे के मिट्टी मंगाती है और अपने पति की लाश को खींचकर उस गड्ढे में गाड़ देती है और ऊपर से मिट्टी की पुराई कर देती है। 19 मई 2026 की बात होती है। एक राजमिस्त्री को बुलाया जाता है, वो पूछता क्या काम करना है, उससे कहते हैं आपको प्लास्टर करना है जो मिट्टी बराबर है। तो प्लास्टर कर ही देता है, शायद उसको अंदाज़ा नहीं था कि नीचे लाश गड़ी। वह मजदूरी लेकर चुपचाप चला जाता है। लगभग 2 दिन के बाद प्लास्टर पूरी तरीके से सूख जाता है। उसके बाद वो क्या करती है कि प्रयोग करती है बाथरूम, सास भी प्रयोग करती है, किसी को कुछ पता नहीं है। बाद में अपने जेठ को फ़ोन लगा के बोलती, जेठ जी आपका भाई जो लापता है वो घर से 5000 रुपये लेके चला गया है, उनका कुछ अता पता नहीं है, शराब पीने की जिद कर रहे थे, मुझसे मारपीट भी किए हैं, बताओ मैं क्या करूं। आसपास के लोग जब पूछते हैं तो रूबी बस रोना शुरू कर देती। लोग भी सोचते हैं बताओ रूबी कितना दुखी है बेचारी, क्या हो गया उसके साथ। वो कहती है एक तो पति चला गया, पैसा भी लेके चला गया, अब यहाँ कोई कमाने वाला भी नहीं है। जेठ के साथ जगह जगह अपने पति की ढूंढती है जिसको खुद गाड़ दिया था, ढूंढने का ड्रामा करती। अब वो दिन आता है 3 जुलाई का। एक दिन पहले ही उसका जेठ पूछता है बताओ मेरा भाई कहाँ चला गया और ये पासबुक से पैसा कौन निकालता है। तो रूबी गुस्से में कहती तुम्हारे भाई को दफना दिया है बाथरूम में, ऊपर प्लास्टर करा दिया है। वो जैसे ही रूबी की ये बात सुनता है अनिल तो उसके पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। वो घर आता है, देखता है बाथरूम प्लेन है, और ये तो पहले से पता था बाथरूम प्लेन है, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि बाथरूम के अंदर उसका भाई दफन है।
वो तुरंत 112 को फ़ोन लगाता है, पुलिस आती है, आसपास की भीड़ जुड़ जाती है। जब खोदा जाता है मीडिया वाले कैमरे के सामने, तो खोदने पर लाश मिलती है, लेकिन नमक का इतना प्रयोग किया गया था, लाश पूरी सड़ चुकी थी, गल चुकी थी, खूब बदबू आ रही थी। लोग बात कर रहे थे कैसे एक पत्नी अपने पति को दफना सकती है। 44 दिन तक उस पति का पता ही नहीं चला। उस पति के लिए पत्नी पतन का कारण बन गई। आसपास के लोग चर्चा कर रहे थे आखिर इन औरतों को हो क्या गया है। कोई पत्नी अपने पति को नीले ड्रम में पैक कर देती है, कोई पहाड़ से फेंक देती है, सिया जो आपके पूना में, इंदौर में सोनम ने निपटा दिया अपने पति को, चित्रकूट में भी एक पत्नी ने अपने पति को जमीन में गाड़ दिया। ये हो क्या रहा है, पत्नियों को, लेडीजों को हो क्या गया है। कहानी सुनाने का मतलब केवल औरतों को कमी नहीं निकालना, दोषी आदमी भी होते हैं, लेकिन केवल औरतों को दोष देना अच्छी बात नहीं है। अपराधी कोई भी हो सकता है। रूबी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब यहाँ सोचने वाली बात है, उन बच्चियों की परवरिश कौन करेगा। पिता तो पहले ख़त्म हो गया, माँ जेल चली गई, अब बच्चियों की परवरिश कौन करेगा, कौन खाना खिलाएगा। दादी पहले नेत्रहीन है। दोस्तों, कहानी पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताएं आप लोग ये कहानी कहाँ सुन रहे हैं। लाइक शेयर